हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 9th चैप्टर वित्तीय प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे। हमने देखा था पूंजी के प्रकार, दो प्रकार है पूंजी के, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। अब हम इस वीडियो में कार्यशील पूंजी क्या है ये पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में स्थायी पूंजी पढ़ लिया था। अब कार्यशील पूंजी यानी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगने वाली पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है। व्यवसाय की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, रोज की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के लिए किया जाने वाला खर्च कार्यशील पूंजी कहलाता है। और वो दैनिक आवश्यकताएं हैं कच्चा माल खरीदना, वेतन देना, मजदूरी देना, किराया देना और बनी हुई वस्तुओं का कहीं पर रखने का प्रबंध करना। ये सब दैनिक आवश्यकता के व्यय हैं। इनको कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कार्यशील पूंजी के प्रकार। तो कार्यशील पूंजी के दो प्रकार हैं। पहला है नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी और दूसरा है मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। अब नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी क्या है? तो व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली पूंजी को नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी कहते हैं। इस पूंजी की आवश्यकता व्यापार में निरंतर बनी रहती है, जैसे कच्चे माल और निर्मित माल का न्यूनतम स्तर, न्यूनतम रोकड़, इनमें ये नियमित पूंजी लगती रहती है। फिर दूसरा प्रकार है मौसमी या परिवर्तनशील कार्य पूंजी। मौसम के अनुसार जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे यदि बरसात के मौसम में छाते का व्यापार या चीनी के कारखाने में गन्ने के मौसम में अत्यधिक मात्रा में कच्चे माल को क्रय करना, ये मौसमी कार्यशील पूंजी कहलाती है। ये अल्पकालीन होती है। इसकी पूर्ति अल्पकालीन ऋणों के द्वारा की जा सकती है। फिर है अगला कार्यशील पूंजी को पूंजी की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे पहला तत्व है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। जिन व्यवसायों में कैश का फ्लो नियमित बना रहता है वहां कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है। और जहां श्रम प्रधान उद्योग है, जहां पर मजदूरों से ज्यादा कार्य करवाया जाता है, वहां अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर अगला है व्यवसाय का आकार। बड़े आकार वाले उपक्रम में अधिक कार्यशील पूंजी और छोटे आकार के उपक्रम में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है विक्रय का तरीका। उधार विक्रय करने वाली संस्थाओं को अधिक क्रियाशील पूंजी की एवं नगद विक्रय करने वाले संस्थाओं को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर है व्यापार चक्र। तो तेजी और मंदी के व्यापार चक्र से भी कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है। तेजी की स्थिति में अधिक कार्यशील पूंजी लगती है और मंदी की स्थिति में कम कार्यशील पूंजी लगती है। फिर अगला है मौसमी कारक। मौसमी उद्योगों में मौसम में अधिक कार्यशील पूंजी लगती है और मौसम समाप्ति के उपरांत कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर है व्यापारिक जोखिम। जोखिम पूर्ण व्यवसायों में अधिक कार्यशील पूंजी की और कम जोखिम पूर्ण व्यवसायों में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर है कच्चे माल की उपलब्धता। यदि कच्चा माल निरंतर उपलब्ध होता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और यदि कच्चा माल की आपूर्ति कुछ महीनों में होती है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है बैंकिंग सुविधा। यदि व्यवसायी की साख अच्छी है तो उसे आवश्यकता होने पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो सीमित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि बैंकिंग सुविधा समय पर मिल जाए तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर है लाभांश नीति।
यदि लाभांश नगद बांटा जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, और यदि लाभांश का भुगतान बोनस के रूप में किया जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। और फिर अंत में उत्पादन में लगने वाला समय। यदि कच्चे माल को निर्मित करने में कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने में यदि अधिक समय लगता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उतने समय तक श्रम करता रहेगा श्रमिक, और श्रमिक को देने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं कार्यशील पूंजी के स्रोत। अल्पकालीन स्रोत और दीर्घकालीन स्रोत, दो प्रकार के स्रोतों के माध्यम से कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सकती है किसी भी व्यवसाय को। तो अल्पकालीन स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो वो हैं बैंक साख, यानी बैंक के द्वारा ऋण लेना, व्यापार साख, किश्त साख, ग्राहक अग्रिम, प्राप्यों का विक्रय और ह्रास कोष। ये कार्यशील पूंजी के अल्पकालीन पूंजी प्राप्त करने के स्रोत हैं। फिर अगला है दीर्घकालीन स्रोत। तो दीर्घकालीन स्रोतों में समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, सावधिक बैंक ऋण, जन निक्षेप और स्थायी संपत्तियों का विक्रय, ये दीर्घकालीन स्रोत है कार्यशील पूंजी को प्राप्त करने के। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कार्यशील पूंजी का महत्व, लाभ या आवश्यकता। तो स्थायी संपत्तियों के बाद भी व्यवसाय के ढांचे को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले इसमें पॉइंट है कच्चे माल का क्रय करने के लिए। दूसरा है व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्यय, यानी मजदूरी, ईंधन, इनका भुगतान करने के लिए भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। तीसरा है विक्रय व्यवस्था के लिए, जो भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन की विक्रय के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उन पर भी कुछ पूंजी व्यय करना होती है। फिर देनदारियों का समय पर भुगतान करने के लिए। फिर उत्पादन से निरंतरता बनाए रखने के लिए। उत्पादन में निरंतरता कार्यशील पूंजी से ही बनी रह सकती है, क्योंकि रोज कच्चा माल खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए, बाजार में यदि कुछ ऐसे अवसर हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर नगद छूट का लाभ उठाने के लिए, यदि कहीं किसी पर नगद छूट प्राप्त हो रही है तो उसका लाभ उठाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। फिर व्यावसायिक सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए, व्यवसाय में बहुत सारे सुअवसर प्राप्त होते हैं लाभ कमाने के, उनका लाभ उठाने के लिए। फिर संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। और अंत में है मंदी का सामना करने के लिए भी कार्यशील पूंजी ही लाभदायक होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा क्लास 12th का 9th चैप्टर वित्तीय प्रबंध यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।